आइए बेटा आइए, ब्रेक क्यों कर चरण दो।
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्लास 6 में, 7th में, 8th में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा है इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर हमने किया कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ओकर होते हैं। अब मैंने बताया कि क्लास 6 में, 7th में, 8th में हमें सभी में पढ़ाया जाता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको दो भागों में बांट दो, दैट इज एन फिजिकल चेंज। ठीक है, यदि उस लकड़ी के टुकड़े को हम जला देंगे तो उसकी राख बन जाएगी। ठीक है, वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता लकड़ी में, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। अदर एग्जांपल, जैसे मिल्क है, मिल्क को अगर हम कर्ड में चेंज कर दें, दही बना, दही से दूध बना सकते हो, नहीं बनेगा, दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, दैट आर इनकन्वर्टेबल, उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो सारे क्या हैं, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम, फिर बात करते हैं हम इसकी, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यहां से जो हमें इस साइड एरो से इस साइड के हैं, वहां से स्टॉप कर दो। ठीक है भाई, जो एरो से इस साइड के हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और एरो से उस साइड के क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको तो अभिकारक, अगर कोई हिंदी मीडियम भी पढ़ रहा है ना तो उसको भी साथ में, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, क्या होगा, उत्पाद। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, हमने बात की थी फिजिकल और केमिकल चेंज की, हो गया ना फिजिकल और केमिकल चेंज डिफाइन। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी अपने बुक की 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल है ये, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर। जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो सफेद रोशनी है उसके साथ जलता है। ठीक है, सफेद रोशनी जलने के साथ वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर। जो ये व्हाइट फ्लेम हुई है, ये जला है, ये क्यों जला है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई है, O2 के साथ हुई है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपने चैप्टर का फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चन इसी एक्टिविटी से आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहां से, वाई मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning। फर्स्ट क्वेश्चन अपना अपनी बुक का यहीं से आता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज in our atmosphere there are many gases present which react with magnesium and make a layer on magnesium ribbon।
यदि हम उसको जलाने से पहले साफ नहीं करेंगे तो हमारे आसपास में बहुत सारी गैसेज हैं, वो उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक परत जमा देंगी। ठीक है, इसलिए उसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे? लो, कदरेज सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकंड में क्या करेंगे, एक के अंदर तो लेंगे लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। क्या लेंगे? PbNO3। ठीक है, एक के अंदर लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। दैट आर द ट्रांसपेरेंट। दिख रहा ना, जैसे पानी है उस तरह के हैं दोनों सॉल्यूशन। ठीक है, पानी जैसे दिख रहे हैं। एक में क्या है? लेड नाइट्रेट और एक में क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे दैट मेक ए येलो पीपीटी, प्रेसिपिटेट बनाएंगे येलो कलर के। जब दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? येलो प्रेसिपिटेट। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट ले लीजिए। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI का सॉल्यूशन डाल दीजिए। ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपेयर एट द बॉटम, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड PbI, ये बनाएगा। ठीक है, हमारा केमिकल चेंज का मतलब ये कलर में, उसका कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए। ठीक है, या उसके अंदर से उसका टेस्ट चेंज हो जाए। दैट ऑल आर कलेक्टेड इन द केमिकल चेंज। ये सभी केमिकल चेंज के अंदर आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप चिप्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप दुकान से चिप्स लेके आते हैं, आप दुकान से चिप्स लेके आएंगे, ऐसा करो उसको आधा खाने के बाद आधे को रख दो, आधे को खाना कल, तो उसके टेस्ट में चेंज मिलेगा ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्या दोबारा उसी प्रकार बना सकते हो? नहीं हो सकता। ठीक है, दैट आर ऑल द केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट एक और है। हम ऐसा करते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, जिंक का सिंबल Zn। ठीक है, जिंक में या तो हम H2SO4 डाल लें या फिर डाल लें HCl, दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्युल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए ट्यूब। ग्रेन्युल्स का मतलब क्या है? दानेदार। क्या है? दानेदार। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे अपने मिट्टी की नहीं होती छोटी छोटी नलियां हैं, वैसे ही जिंक ग्रेन्युल्स मिलेंगे। ऐड डाइल्यूट HCl या H2SO4, उसके अंदर या तो HCl डाल दो या डाल दो H2SO4। उसके अंदर क्या होगा? जब भी हम इसके अंदर ये जिंक ग्रेन्युल्स डालेंगे तो उसके अंदर से बबल्स बनना, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके अंदर यहां छोटे छोटे बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, और बुलबुले उठने के बाद यहां पर, जो यहां पर है, यहां पर मिल जाएगी हमें H2 गैस। क्या मिल जाएगी? H2 गैस। H2 गैस तो निकलेगी ही, साथ में जो ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क ये हो जाएगा गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म, हॉट। ये हो जाएगा गर्म। और हमने क्या कहा था अभी? या तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाए
या उसके कलर में चेंज हो जाए या उसकी स्मेल में चेंज हो जाए तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन ने पहले ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और वही हुआ, इसके अंदर गैस भी इवॉल्व हुई और क्या हुआ, हॉट, यानी कि एनर्जी बाहर निकली। ठीक है, ठीक है, नोट करोगे, दैट आर द एक्टिविटीज। ठीक है, ये सभी आपको रासायनिक परिवर्तन समझाने के लिए है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, the following observation help to determine whether said reaction has take place। हम इनके माध्यम से भी बता सकते हैं कि वहां पर रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। फर्स्ट नंबर पे चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट बदल जाए, यानी कि सॉलिड में लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैसियस में चेंज हो जाए या गैस से सॉलिड के अंदर आ जाए। ठीक है, यदि उसकी स्टेट चेंज होती है तो भी एक क्या है, वो केमिकल चेंज। ओके, सेकंड, चेंज इन कलर, इसका एग्जांपल हमने अभी किया था, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जब हमने इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला था हुआ था ना चेंज, अभी चेंज किया था एक्सपेरिमेंट। एवोल्यूशन ऑफ गैस अभी किया था जब हमने जिंक के अंदर HCl या क्या डाला था, H2SO4, क्या डाला था, H2SO4। चेंज इन टेम्परेचर वो भी इसके अंदर हुआ था, गर्म हो गया था बिक्रोनिकल फ्लास्क का भी हमें बताया था कि H2 गैस तो निकले ही की, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि वो गर्म हो जाएगा, तो वो भी इसके अंदर था। इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं हम, कौन सा, जो मैंने बोला था, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, स्वाद बदल जाए। ठीक है, और इन अगर ये सभी हुए है ना तो हम इनके आधार पर बता सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है सर, हमने एक की तो बात कर ली, हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पता लग गया सर कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, किस आधार पर, किस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ये सब हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब सेकंड उसके टर्म दी गई थी चैप्टर के ऊपर कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी उसके बारे में पूर्ण विवरण देना, उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। द सिंपल इज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक स्केलेटन होती है, एक वर्ड इक्वेशन होती है। वर्ड का मतलब क्या है, जैसे हमें पता, हमने लिया कि मैग्नीशियम वेरिएबल को जलाया था भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमने लिख दिया मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन गया, मैक्सिमम। हमने वर्ड्स में लिख दिया, उनका नाम लिख दिया सीधा और मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। ठीक है, जो इस साइड, यह भी पढ़ा था हमने कि एरो से, जो एरो से इस साइड के हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस का निशान आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट। उनके बीच में भी प्लस साइन आएगा। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जिस साइड में एरो का सिर बनाया गया, हेड बनाया गया एरो का, वो दिखाएगा कि रिएक्शन किस साइड है। अगर एरो इस साइड है ना
तो रिएक्शन किस साइड होगी। ठीक है, ये हेड डिनोट करता है कि रिएक्शन किस साइड होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस एरो को यहां ऐसे लगा दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, वहां पे रिएक्टेंट चले जाएंगे और ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एरो हेड का भी ध्यान रखना है कि एरो किस साइड लगाना है। अगर गलत में हो गया तो हमारी रिएक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन लिखी कब जाएगी? जब हमें ये पता होगा कि उसके अंदर केमिकल फॉर्मूले, फॉर्मूला का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, कल हमने बात की थी कि हमने वर्ड इक्वेशन की बात की थी कल, कि हमने कहा था कि मैग्नीशियम सीधा लिख दिया, मैग्नीशियम रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो हम सीधे वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोला था? वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इस केमिकल इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूले के द्वारा लिखा जाएगा। केमिकल फॉर्मूला मतलब यानी कि जो उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय एक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम लिखा था कल वर्ड इक्वेशन में, मैग्नीशियम की जगह क्या लिख देंगे? Mg। Mg क्या है? ये मैग्नीशियम का सिंबल है। ठीक है, जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। O2, अब सिर्फ केवल हमने यहां क्या बात की? केमिकल फॉर्मूला। जो मैग्नीशियम है वो खाली Mg के ही रूप में फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। तो सर आपका क्वेश्चन यहां होना चाहिए था कि सर यहां पर ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, O होता है, तो यहां पर O2 क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है O, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल यानी कि मोनोस्टेट में नहीं पाई जाती, डाई के फॉर्म में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा ऑक्सीजन के। या फिर हम हाइड्रोजन की बात करें, वो भी H2 के रूप में ही मिलती है। ठीक है, तो हमने यहां ऑक्सीजन का क्या लिखा? O2। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूले लिखने सीखे थे, वो कौन से थे? 9th क्लास के 4th चैप्टर में। 9th का 4th चैप्टर था ना शायद, थर्ड चैप्टर था, उसमें केमिकल फॉर्मूले किस हिसाब से, जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी रखेंगे कितनी? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? Mg2O2। अगर इक्वल हैं तो हम उनको नहीं लिखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या आया? MgO। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम, यदि जो एलिमेंट है उसके एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं है। साइड कौन कौन सी बताई थी? एक तो राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, साइड तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो हमारा एलिमेंट है, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो एटम्स हैं यदि सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस, यदि सेम है तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यदि बैलेंस नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। इट इज कॉल्ड ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यदि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसकी? एटम्स की संख्या। एटम्स किसके? एटम ऑफ एलिमेंट्स। यदि दोनों साइड बराबर है
तो वो क्या बोलेंगे, इट इज बैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और यहां ऑक्सीजन का 1, यानी कि अनबैलेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस। अब इसको 2 करने के लिए, यहां 2 है यहां 2 है, तो मैं इसको यहां 2 लगा सकता हूं, यहां क्या हो जाएंगे, यहां भी ऑक्सीजन के 2 लेकिन मैग्नीशियम के 2 हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम के 2 करने के लिए इसके यहां लगाना पड़ेगा। तो हमारी लास्ट बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, 2Mg प्लस O2 रिएक्शन 2MgO, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टैंड? नहीं लिखा है तो राइट डाउन कर लो इसको। ओके, लिखो। फिर आता है टॉपिक कि हम इसको बैलेंस करते क्यों हैं, वाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। हमें ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम इसको बैलेंस करें, ऐसे भी ठीक है बैलेंस करने से। हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मीन्स क्या था, मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी destroyed. According to the law of conservation of mass, mass can neither be created or nor be destroyed in a chemical reaction. एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो मास को नष्ट किया जा सकता है और न बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। इसने ये बोल रहा है, यानी कि Mg प्लस O2 MgO, अगर मैं ये यहां बैलेंस ना करूं इसको, तो ये बोल रहा है कि जो ये रिएक्टेंट है ना, जितना मास इनका है इतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, इक्वल होगा, हमेशा कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना तो उसको बढ़ा सकते हैं हम और ना घटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट साइड है, जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है, वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम्स की संख्या है किसी भी एलिमेंट, उस रिएक्शन में जिस एलिमेंट ने भाग लिया है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन के अंदर, अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। वो कह रहा है कि पहले रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, उसके एटम्स की संख्या बराबर रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। कम या ज्यादा के लिए मैं बताया था, अगर कम ज्यादा होगी तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना क्यों पड़ा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना तो उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा था और यहाँ पे 2, ठीक है। तो दोनों साइड एलिमेंट्स के, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 और वहां भी कितने हैं 2, ठीक है। यदि इसके ये नीचे लिखा जाता है कोई भी वर्ड, वो उसके इंडिविजुअल एटम्स हैं, अकेले के हैं जो उसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है, वो उसके खुद के हैं। लेकिन यदि आगे लिख दिया, जैसे हमने इस प्रोडक्ट के आगे लिख दिया, तो इसमें ये 2 दोनों के हैं, मैग्नीशियम के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं, ठीक है। और आपको पता है हम ये अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, ये केमिकल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। सो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इसलिए जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हमने एक केमिकल
चेंज का एग्जांपल क्या था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्युल्स का कल क्या था ना, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली थी और कॉनिकल फ्लास्क हॉट हो गया था, गर्म हो गया था। ठीक है, तो वही बात, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक क्या है, वर्ड इक्वेशन है, उन्होंने जिंक बोला सीधा जिंक लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आएगा, लेकिन सीधा नाम ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखो कि कोई किसी का एटम्स ज्यादा या कम है, जिंक के कितने हैं, एक, यहां कितना है, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहां कितने हैं, एस सल्फर कितना है, एक, यहां कितना है, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, यहां कितने हैं, चार। दैट इज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सभी के एटम्स बराबर होने चाहिए, चाहे कोई भी एलिमेंट है किसी रिएक्शन में। ठीक है, फिर आता है कि सर आपने बता दिया कि सभी के एटम्स बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, लेकिन बैलेंस कैसे करें? यदि हम अचानक से किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो एक के बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट में प्रोडक्ट के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसके हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं। मेथड का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग लिस्ट होल नंबर। कभी भी पॉइंट में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, हमेशा होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। ठीक है, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। ओके, जैसे हम रिएक्शन लेते हैं आयरन की वाटर के साथ, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पहले तो इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, उसके बाद ही बैलेंस करेंगे। यहां आयरन के कितने हैं, एक, इसके कितने, यहां तीन, हाइड्रोजन दो, यहां भी दो है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, और यहां कितने हैं, चार, ये तीन है, ऑक्सीजन चार है, यानी कि अनबैलेंस है। ठीक है, अब इन चीजों का हमें बैलेंस करना है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड बराबर करनी है, जितने ऑक्सीजन इस साइड होंगे उसी साइड करनी है। ठीक है, हम कर क्या सकते हैं, देखो कम किसी में से नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, जिस साइड कम है ना उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते सर यहाँ चार हैं तो इस चार में से काट दें, इसमें यहाँ पर एक है सर, इसको ऐसे करते हैं ऑक्सीजन का, इस चार की जगह ना एक कर देते हैं, ऐसा ही हो जाएगा, होगी बैलेंस। ऐसे ही तो करते हैं, आपने बताया था कि बराबर करने दोनों साइड। यहाँ कितना आयरन का तीन है, यहाँ एक है, इसको भी एक कर देता हूँ सर, क्या लगता है अपना, हो जाएगी बैलेंस। आपने बताया था बैलेंस करनी, ऐसे नहीं करनी है, कम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहां इसकी जगह वन वन करेंगे तो ये जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इस फॉर्म में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, वे हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका फॉर्मूले का एग्जिस्ट क्यों करता है वो मैंने बताया था 9th के 3rd चैप्टर में कि केमिकल फॉर्मूला बनते कैसे हैं, इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताया था। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 स्टेप लेंगे, उसके अंदर हमारी केमिकल इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। ऐसा करते हैं पहले कि जो हमारी इक्वेशन है ना उसको पहले सारे के बॉक्स बना लेते हैं, एक के ऊपर। ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला, किसी का भी फॉर्मूला है उसके चारों तरफ बॉक्स बना लो, यही है ना ऊपर रिएक्शन। ठीक है जी, साइड में एक टेबल बना लेते हैं सेकंड स्टेप में, हर एक एलिमेंट का नाम लिख लेंगे उसके अंदर। यहां पर लिख लेंगे एलिमेंट का नाम, यहां जो रिएक्टेंट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और यहां पर प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो लिख लेंगे। Fe आयरन है,
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट हैं जी, तीनों के नाम लिख लिए, सिंबल लिख लिए ना। ये Fe है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब देखते हैं इस राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है। यहां कितना है आयरन? 1, ठीक है, यहां 1 लिखते हैं। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हो गया जी। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए कितने हैं। आयरन के कितने हैं यहाँ पे? 3। यहां पे कितने ऑक्सीजन के? 4। और हाइड्रोजन कितनी है? 2। अब ये देखना है कि यहां पर 1 है और यहां पे 3 है। कैसे हो कि 3 हो जाए? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयरन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। यहां भी 3 हो जाएंगे और यहां भी 3 हो जाएंगे ना। यहां पे हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन 2 है। अब यहां ऑक्सीजन 1 है। यदि मैं इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी ना। लेकिन जैसे हम यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां ऑक्सीजन अकेली नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार कुछ मल्टीप्लिकेशन करके इसको बैलेंस करेंगे। पहले हमने क्या करना है, इसको लिखना है, इसके ऊपर बॉक्स बनानी फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में एक टेबल बनानी है जिसके अंदर उसके सिंबल्स लिखने हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट्स के एटम्स लिख लेंगे, प्रोडक्ट साइड कितने हैं और रिएक्टेंट साइड कितने। ठीक है, select the compound, reactant or product having maximum number of atom। ऐसे एलिमेंट को या ऐसे रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को चूज करो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इन दैट, जैसे कि हम बात करते हैं H2O की, कितने एटम प्रेजेंट हैं यहां? 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। और यहां कितने प्रेजेंट हैं? यहां पर कितने प्रेजेंट हैं? यहां पर 4 ऑक्सीजन के, यहां पर 2। ये लिख रखी रिएक्शन है। यहां ये तो 1 है, यहां कितने इसके? हाइड्रोजन के 2 हैं। इस साइड ऑक्सीजन के 4। सबसे ज्यादा किसके हैं? इस साइड तो हाइड्रोजन के हैं 2, और इस साइड किसके हैं? ऑक्सीजन के 4। ठीक है, यदि इस साइड जो हमारे ऑक्सीजन के 4 हैं और यहां पर ऑक्सीजन का 1 है, तो मैक्सिमम तो नंबर 4 के ऑक्सीजन के ही हैं, सबसे ज्यादा एटम, और किसी के नहीं है। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ऑक्सीजन के 4, यहाँ 1 है, तो इसको 1 को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। यानी कि इसके आगे अगर हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगी ना। अब इसके ऐड करने से जो दूसरा है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर चेंज आएगा, फिर इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, वहां कितने हो गए? 4 करने से हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, और यहां कितने थे इस रिएक्शन में? यहां केवल 2 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 थे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। कौन रहता है? आयरन। Fe रह गया ना बस, बाकी सब बैलेंस है। देखो यहाँ कितने? हाइड्रोजन के 8, यहाँ हो गए 8, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। ठीक है, अब किसको? हमारे इनिशियल आयरन के रहते हैं। आयरन के इस साइड कितने? हाँ 1, कहां गया? ये रहा, 1 ही है ना। और इस साइड कितने हैं? 3 हैं। तो इसको क्या करें? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। किस साइड करना है? रिएक्टेंट साइड, तो इसका आगे क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद एक बार फिर काउंट कर लो कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, या कहीं कोई एटम्स ज्यादा या कम तो नहीं लग गया है। काउंट कर लेते हैं। काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस। हमें अपनी करेक्टनेस चेक करनी है कि यानी कि कम ज्यादा रह गए तो गलत हो जाएगा। आयरन के कितने हैं? 3, यहाँ कितने हैं?
3, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 4, यहाँ भी 4 है, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक। हाइड्रोजन 4 टू जा 8, यहाँ कितने 4 टू जा 8, ये भी ठीक है, यानी कि हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, जैसे आप कोई सामान लेने जाओ ना, राजू में तोला इसके वेट के बराबर है, इसी प्रकार जब वो सुई बीच में आ जाती है तो बराबर हो जाती है ना, उसके बराबर सामान 1 किलो लिया 2 किलो लिया, तो इसी प्रकार बैलेंस। इफ नेसेसरी, यदि पूछी गई हैं तो हम केमिकल इक्वेशंस के अंदर उनकी स्टेट भी लिखते हैं। इफ नेसेसरी फिजिकल स्टेट्स सच एज, यानी कि वो गैसेस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो चीज भी लिखनी होती है। जैसे कि आयरन की बात करते हैं, आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में। H2O ये किसकी रिएक्शन है, जो लोहे को जंग लगता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और H2O यानी कि जो वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, H2O वो गैसियस रूप में होता है। Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में, और जो H2 गैस है वो गैसियस रूप में निकल जाती है, ठीक है। एक्वस, एक्वस का मीनिंग क्या होता है, कई बार आप बहुत सारी इक्वेशन देखते हैं एक्वस लिखा मिलता है या डायलूट लिखा मिलता है, उनका मतलब क्या, एक्वस का मीन्स क्या है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो वाटर के अंदर सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, क्या है, वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन है। H2O गैस इंडिकेट दैट वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि वाटर का प्रयोग स्टीम के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो 6 स्टेप क्या था, पहले इनको काउंट करो। 7 स्टेप में यदि हमसे पूछा गया है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, यानी कि गैस स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो पीछे लिखना जरूरी है। सॉलिड स्टेट के लिए एस लिखते हैं, गैस स्टेट के लिए जी, और लिक्विड के लिए पीछे एल लगा देते हैं, ठीक है। यदि किसी चीज का पानी के अंदर घोल बनाया गया है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में ए क्यू के रूप में लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को उसके पीछे लिखा मिलेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, जो इन वाटर, तो यानी कि पानी के अंदर घोला गया है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, NaCl एक्वस, इस प्रकार लिखा है, यानी कि पानी के अंदर इसका घोल बनाया गया है, ठीक है। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस, कुछ टाइम में टेम्परेचर, कैटलिस्ट और प्रेशर, ये चीजें भी वेरी करती हैं। यदि वो चीज ना हो तो रिएक्शन नहीं होती है, तो उन चीजों को भी लिखना जरूरी होता है। और उनको लिखा किसके ऊपर जाता है, एरो के ऊपर, जो एरो हेड होता है इसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस रूप में जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, कब रिएक्शन करेगी, जब इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 340 होगा, तब ये रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, मिथेनॉल, क्या बनाएगी, मेथेनॉल, ठीक है, CH3OH। अगर ये प्रेशर नहीं है, नहीं लिखेंगे तो आपकी रिएक्शन गलत है। अगर ये नहीं लिखा तो ये रिएक्शन गलत है, होगी नहीं। यदि इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर अगर नहीं लिखा तो गलत है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की लिखते हैं ना, 6CO2 प्लस 12H2O, इसके ऊपर यदि हम सनलाइट ना लिखें, लिखने का मतलब क्या है कि प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन करवाई जा रही है। यदि किसी पौधे को सनलाइट ना मिले, कि उसमें क्लोरोफिल होगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन थोड़ा आगे प्रोसीड नहीं होगी, आगे ये प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं हैं तो आगे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो दैट आर द नेसेसरी थिंग्स टू राइट ऑन द एरो हेड इफ वी हैव गिवन प्रेशर या कैटलिस्ट, ओके, तो वी हैव ऑलवेज राइट ऑन द एरो हेड, ओके। ये था टॉपिक अपना, जो अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है। देखो भाई, एग्जांपल 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। जब उसको
ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म करेंगे फेरस सल्फेट को, तो जो चेंज है सल्फर इज चेंज विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर गैसेस के रूप में चेंज हो जाएगी। अगर हम रिएक्शन की बात करें 2FeSO4, इसके अंदर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। इट डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम इसको गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्वेकलाइम को गर्म करेंगे, लाइमस्टोन ऐसा होता है या क्वेकलाइम बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ CO3 टू कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेकलाइम एंड CO2 ऑन हीटिंग इज यूज्ड। जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो किस में चेंज होता है? CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस CO2, इसमें चेंज हो जाता है। CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, CaCO3 जब हम इसको गर्म करते हैं। CO हैज मैनी यूज, इसके बहुत सारे यूज हैं। जैसे सीमेंट के बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसको बनाने में किसके? सीमेंट का। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं हीटिंग के द्वारा तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं और एक टूटता है क्विकलाइम और CO2 में, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इससे पहले डिकम्पोजिशन पढ़ी थी या डिकम्पोजिशन चल रही है? डिकम्पोजिशन ही चल रही है ना, तो डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम इसको गर्म करते हैं इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, उतार दी थी ना ये, नोट डाउन नहीं की थी कल? सेकंड यही तो थी, लिखो, नोट डाउन कर लिया, बाद में करवा। हाँ भाई, कुछ और एग्जांपल डिकम्पोजिशन के। लेड नाइट्रेट PbNO3, यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ले लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, बर्नर के ऊपर रखोगे इसको थोड़ी देर के लिए, तो जो ब्राउन फ्यूम्स हैं इसके अंदर से भूरे रंग की ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक है, वो ब्राउन फ्यूम होती किसकी हैं? नाइट्रोजन की। किसकी होती हैं? नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। PbNO3 को जब हम गर्म करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, ऑक्सीजन की गैस की शुरू में निकल जाएगी और NO2 ब्राउन कलर के अंदर, ब्राउन कलर। ठीक है, सेकंड, यदि हम इलेक्ट्रोड बना लें, ग्रेफाइट रोड एट द बेस ऑफ, एक प्लास्टिक मग ले लेना है, उसके अंदर 2 होल कर लेने हैं, उनको इलेक्ट्रोड बनाना है, एक को एनोड और एक को कैथोड। 6 वोल्ट के बैटरी से उनको जोड़ना है, मग को पानी से फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे कि दोनों इलेक्ट्रोड कंप्लीटली पानी के अंदर डूबे हुए, इमर्ज हो दोनों ही। ठीक है, इसके अंदर कुछ H2SO4 की ड्रॉप्स डालनी है, H2SO4 की ड्रॉप्स डाल देनी।
ठीक है, कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डालनी है। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेके इन दोनों के ऊपर इन्वर्टेड रूप में क्लोज कर देनी है। जैसे उल्टा गिलास रख देते हैं ना, उन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी इन्वर्ट देम और इलेक्ट्रोड्स, और बटन को कर देना ऑन। तो जब बटन्स ऑन करेंगे तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे? बबल्स। उसमें क्या होगा कि जो H2O है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी उसको तोड़ा गया, डिकम्पोज किया गया, किसमें? H में और ऑक्सीजन में। वो जो बबल्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन गैस के। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एक उदाहरण है। फिर यदि सिल्वर क्लोराइड, एक सिल्वर क्लोराइड थोड़ा चाइना डिश के अंदर लेके यदि हम उसको सनलाइट में रख देंगे, एक 2 ग्राम 3 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है, उसको एक चाइना डिश के अंदर सनलाइट में, जैसे ही धूप निकलती है उसके अंदर रख दें, तो जो सनलाइट में रखेंगे तो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, किसमें? ग्रे कलर हो जाएगा इसका। सिल्वर का कलर कैसा होता है? चांदी का सफेद होता है ना, सफेद सफेद, या नहीं होता? और कैसा होता है? सिल्वर ही होता है, वो ग्रे में चेंज हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू, क्यों? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोजिशन हो गया, वो टूट गई है सिल्वर क्लोराइड किसके अंदर? सिल्वर के अंदर और क्लोराइड के अंदर। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब है क्या? टूटना। जब भी कोई रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड थी ऐसे ही अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो भी सेम वे सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाएंगे। AgBr Ag प्लस Br। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड था उसमें, और इसमें क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। जो ये होंगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज की जाती है, दोनों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। किसके अंदर? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी आने लगी है कलर फोटोग्राफी, तो जो पहले थी 1974 88 उसके अंदर ब्लैक फोटोग्राफी होती, उसके अंदर ये यूज की जाती थी, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी हम देते हैं। पहले वाले में जो कॉम्बिनेशन में एक टाइप और करवाई थी, एक्सोथर्मी करवाई थी ना, इसके अंदर क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर नीड एनर्जी, इसको एनर्जी की आवश्यकता है, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। आपकी एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन यही है, राइट डाउन द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आपके एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है ये, पहले चैप्टर का। ठीक है, तो इसके अंदर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसके रूप में, लाइट के रूप में, और हीट के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तीनों रिएक्शन करवाई है। सनलाइट की करवाई अभी, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की, दोनों डिकम्पोज हो गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी वाली भी अभी करवाई थी, जो हमने वाटर को डिकम्पोज किया था। उठाना भाई, वाटर को डिकम्पोज किया था H2 प्लस O2 के रूप में, किया था ना? H2 और O2 के रूप में इलेक्ट्रिसिटी वाली करवाई थी, और एक हीट वाली भी अभी करवाई थी। बोलना, बताओ कौन सी लिखवाई थी? PbNO3, इसका होल ट्वाइस।
PbO प्लस NO2 प्लस O2, तीनों रिएक्शन करवा चुके हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है राइट डाउन द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 12वां क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया है। एक और रिएक्शन इसमें, यदि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस NH4OH यानी कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हमें पता है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सभी में हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट सो द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल। अगर जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये जिस टेस्ट ट्यूब में होती है, जिस भी टेस्ट ट्यूब में होती है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने का मतलब क्या है, जो आप 9th क्लास में करवा चुके हैं कि इवेपोरेशन, जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो एनवायरमेंट से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। एनवायरमेंट में जो हीट होती है, ठीक है, तो उससे जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल कूल हो जाती है। इसका मतलब जो हीट जहां से एब्जॉर्ब हुई वही ठंडा महसूस होगा इवेपोरेशन में। तो यहाँ पर जो ठंडी महसूस होगी, यानी कि एनर्जी तो इसने भी ली है, तो ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसने हीट इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब की है। ठीक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम किसी बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब कूल क्यों हो जाती है, ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, क्योंकि यह इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करती है, इसलिए। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, third type. These are the reactions in which a more reactive element displaces a less reactive metal. ज्यादा रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिविटी है। यदि बात करें हम लोग वैसे कॉमन एग्जांपल की, आपके क्लासेस में भी कई बार लड़ाई होती है ना बेंचेस के लिए, कि आज मैं बैठूंगा या आज मैं बैठूंगा, है, और लड़ाई में जो जीत जाता है वो बैठता है वहां, यानी कि जिसके अंदर ताकत ज्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी का मतलब है उसके पास रिएक्टिविटी सबसे पहले रिएक्ट करता है, सबसे जाके उसमें ज्यादा ताकत है, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से भगा देगा और उसकी जगह आप बॉन्ड बनाएगा, खुद बॉन्ड बनाएगा, उसको वहां से भगा देगा लेस रिएक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, इसमें से ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है नीला ये, और इसके अंदर जब लोहे की नेल्स डालते हैं, आयरन नेल्स डालते हैं, तो ये इसके कलर को चेंज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यहां से वो किसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर, और उसकी जगह अपने आप रिएक्ट कर लेता है। 3 आयरन नेल्स लो, ठीक है, पहले इनको साफ कर लो, उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब ए और बी, उनके अंदर कॉपर सल्फेट 10 ml डाल दो, और इमर्ज 2 iron nails in CSO4 in test tube B. Keep 1 iron nail aside for the comparison. इन दोनों को एक में रखो और एक रखो बाहर। जो आयरन नेल का कलर है वो इस प्रकार हो जाएगा और नई का कलर रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वहां से कर देगा डिस्प्लेस, जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी वो लेस एनर्जी वाले को वहां से भगा देगा और उसके साथ बॉन्ड खुद बना देगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। After 20 minutes, it found that iron nails becomes the brownish and blue color of CSO4 fats. 20 मिनट बाद देखेंगे कि जो आयरन की नेल है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, और जो इसका कलर है ब्राउनिश इन कलर, जो ब्लू कलर है वो हो जाएगा फैट।
हो गया था ना ये। डिस्प्लेस रिएक्शन में हमने किया था कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नोट करना रहता है, वो बाद में करवा देंगे, पहले कर लो, आप समझ लो। जब हम आयरन नेल को CSO4 सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो आयरन नेल का भी ब्राउनिश कलर हो जाता है, ब्राउनिश, और ये जो कलर है CuSO4 का जो कलर है वो हो जाता है फैट। क्या हो जाता है? फैट हो जाता है कलर। ठीक है, किसके कारण से? क्योंकि जो आयरन है, आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव तो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है, ठीक है, उसको आयरन यहां से डिस्प्लेस कर देगा, यहां से भगा देगा, और भगाएगा तो क्या करेगा, सल्फेट आयन के साथ अपनी रिएक्शन करेगा, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग निकल जाएगा। कॉपर कहां निकलेगा? इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर जो आयरन ने लगाई थी ब्राउनिश कलर की हो गई थी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, उसमें तो ली हमने आयरन, और इसके अंदर ले लेते हैं जिंक। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यदि इसके अंदर हम जिंक ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? जिंक। जिंक भी जो हमारा कॉपर है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कम ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा ये जिंक, इस कॉपर को यहां से कर देगा डिस्प्लेस, इसको निकाल देगा बाहर, और सल्फेट आयन के साथ अपने आप बॉन्डिंग कर लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर निकल जाएगा बाहर, इस प्रकार ब्लैक। बात करें लेड की, यदि लेड की बात हम करवाएं कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ है? कॉपर क्लोराइड के साथ, तो जो कॉपर है इससे ज्यादा रिएक्टिव है लेड। कौन है? लेड। तो ये क्लोरीन के साथ Pb ऐड हो जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्योंकि जिंक है और जो लेड है, आयरन है, ये सारे कॉपर से क्या हैं? ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह खुद बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा कि हमने कि जब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेस तो काम तो वो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे हम सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, जो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देगा और ये बेरियम के साथ, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ एक्सचेंज होंगे सिर्फ आयन, यानी कि जो एलिमेंट दूसरे हैं वो सिर्फ अदला बदली होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। वही है, दीज आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। ये वो रिएक्शन है जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज होता है किसके बीच? बिटवीन द रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट हैं उनके बीच आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट ले लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के बाद हमें मिलेंगे वाहिट प्रेसिपिटेट, इस प्रकार के। क्या मिलेंगे? वाहिट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो इनसोल्यूबल होते हैं, जो घुल नहीं सकते, ठीक है, वो होते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे? बेरियम सल्फेट के। किसके? बेरियम सल्फेट के। जो अदर प्रोडक्ट रह गया वो हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं
उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दैट इज द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के लिख ली थी हमने? 7 या 8? कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक भी, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, और एक होगी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यही है ना, या कोई रहती है? अब हम आए थे डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा कि एक में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे हम बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, BaCl2। जब हम दोनों को मिला देंगे तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है ये है बेरियम सल्फेट के। किसके हैं? बेरियम सल्फेट के। और जो NaCl है वो इसके अंदर डिजोल्व है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट वो पार्टिकल्स होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं, जो नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट केवल इन दोनों के बीच के आयन एक्सचेंज होते हैं। अगर यहाँ सल्फेट के साथ सोडियम बना रखा है तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ बना लेगा, और जो सल्फेट आयन बचेंगे वो बेरियम के साथ बना लेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं अदर एग्जाम्पल की। हमने एक चैप्टर के स्टार्ट में किया था ये, जब हम पढ़ रहे थे केमिकल चेंज के बारे में, करवाया था जब हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या किया था? PbNO3 लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला था और उसका कलर चेंज हो गया था। हमने कहा था कि जो हमारा केमिकल चेंज होता है या तो उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी स्मेल चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। इन्हीं की बात की थी ना, फैक्टर्स की, जब हम केमिकल चेंज पढ़ रहे थे और फिजिकल चेंज पढ़ रहे थे। तो हमने एक रिएक्शन यहाँ वहां भी लिखी थी है केमिकल चेंज के अंदर। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि हमने लेड नाइट्रेट के अंदर क्या डाला था? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने 2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब ली थी और एक के अंदर था PbNO3 इसका होल ट्वाइस, और एक के अंदर लिया था Ki। दोनों वाटर की तरह दिखती थी, ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं था, याद हो तो। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनाएंगे क्या? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाएंगे? व्हाइट नहीं, येलो, सॉरी, येलो प्रेसिपिटेट। कैसे बनाएंगे? येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि जो लेड है वो लेड करेगा आयोडीन के साथ रिएक्शन, और जो हमारा नाइट्रेट आयंस है वो करेंगे पोटेशियम के साथ रिएक्शन। PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट किसके साथ था? लेड के साथ। अब कहाँ लग गया है? पोटेशियम के साथ। यहाँ पर आयोडीन पोटेशियम से रिएक्शन कर रहा था और यहाँ पर लेड के साथ। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनी रिएक्शन व्हिच कैन मेक द प्रेसिपिटेट दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आप इसमें प्रेसिपिटेट का एग्जांपल का भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी लिख सकते हैं।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को ऐड करें, या फिर अनदर लूज ऑफ हाइड्रोजन, या तो किसी में ऑक्सीजन ऐड होती हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या लूज ऑफ हाइड्रोजन। जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती हो तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल किया था, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था ना, उसकी रिएक्शन लिखी थी हमने Mg+O2, क्या बना था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ऑक्सीजन ऐड हुई थी ना, प्लस का साइन है भाई, ऐड ही हुई थी, तो ये दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने एक रिएक्शन रिडक्शन की बात करें, लूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकलती हो, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दो और ऑक्सीजन को निकाल दो, या फिर क्या करें, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर दें। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, रेड्यूस। क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रिडक्शन। सिंपल है, रिड्यूस का मतलब घटाना। ऑक्सीजन को याद कर लो सिर्फ आप, यानी कि यहाँ क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब भी ऑक्सीजन ऐड करनी है आपको। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या है, घटना। तो वहां इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी, ऑक्सीजन निकलेगी वहां से, या फिर हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, दो ही हैं। सबसे पहले जो मैंने करवाया ऑक्सीडेशन का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हेयर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। जिसके साथ रिएक्शन हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये ऑक्साइड हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ हिट हुई है, उसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे। और जो जिसमें से निकलेगा वो क्या होगा, रेड्यूस। क्या होगा, रेड्यूस्ड। एग्जाम्पल देख लो उसके, ऑक्सीडेशन का तो करवा दिया ना, रिएक्शन का, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर ले लो, सेकंड एग्जांपल ऑक्सीजन का, कॉपर। जब हम कॉपर को चाइना डिश के अंदर बर्नर के साथ जलाएंगे, यानी कि जलाएंगे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना तो आग जल नहीं सकती। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी में एक और बताया था कि जब हम इसको हीट करें तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक हुई या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या था, एंडोथर्मिक में हम देते हैं हीट, गर्म करते किसी चीज को, तो वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। तो इसके अंदर तो हम दे रहे हैं ना एनर्जी, तो ये कौन सी हुई, एंडोथर्मिक। यदि यहां पर ये हीट इसकी बजाय अगर यहां लिखी होती ना, हीट यहां लिखी होती तो कौन सी होती, एक्सोथर्मिक। कौन सी होती, एक्सोथर्मिक। ये सारी चीज कंबाइन याद रखो, वरना भूल जाओगे, फिर यहां से पूछूंगा मैं कौन सी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो दो ही चीज हैं, जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अदर एग्जांपल, if hydrogen gas is passed over the copper oxide and black coating turns brown as reverse reaction take place and the copper is obtained। अब हमने पहली रिएक्शन करी, क्या किया गया सर, कि कॉपर को ना किसके साथ जला देते हैं, ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं, सर क्या बन जाएगा, CuO, यही बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन थी ना, ये थी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई। क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुई, लेकिन सर आपने तो ये किया, ऑक्सीजन ऐड करके तो दो एग्जांपल दे दिए, लेकिन रिडक्शन का तो कोई बताया ही नहीं। रिडक्शन में आपने बोला था या तो उसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी या फिर हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी तो कॉपर अलग निकला और H2O अलग हो गया। लेकिन एक चीज तो और हो गई, जो ये H2 है, जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई, कोई है ना, यहां से ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन निकलेगी तो रिडक्शन हो गया जी, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगी वो क्या होगा, रिडक्शन हो गया। लेकिन ये निकल गया किसी के साथ कंबाइन भी तो होगी, जुड़ेगी, तो जुड़ेगी जहां पर आपने पढ़ाया सर, जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड होगी ना तो हम उसको ऑक्सीडेशन लिखते हैं।
तो ये किसके साथ ऐड हुई? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जब दोनों प्रोसेस एक रिएक्शन में हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी एक ही रिएक्शन में हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रिडक्शन से ले लिया रेड और ऑक्सीडेशन से ले लिया ऑक्स। ठीक है, यानी कि जब ये दोनों रिएक्शन, दोनों टाइप एक ही रिएक्शन में हो, तो क्या बोलेंगे उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आई समझ में या नहीं आई? हो गई ना? एक और रेडॉक्स रिएक्शन है, ये किस प्रकार की है? H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन ऐड हुई है हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन कहीं निकल तो नहीं रही, लेकिन हाइड्रोजन भी तो ऐड हुई है, दोनों ही। ठीक है, अदर एग्जांपल्स। कार्बन इज ऑक्सीडाइज। यदि हम जिंक ऑक्साइड में कार्बन ऐड करते हैं, क्या करते हैं? कार्बन। कार्बन एक रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रेड्यूसिंग गुण करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन को निकालता है या हाइड्रोजन को ऐड करता है, उसी को बोलते हैं ना रेड्यूसिंग। रिडक्शन का मतलब आ गया ना, या तो हाइड्रोजन ऐड होगी, यहाँ ऑक्सीजन निकालेगी। रेड्यूसिंग एजेंट लिख रखा है, एजेंट का मतलब क्या है? कि वो उसके लिए काम कर रहा है, रिडक्शन के लिए। काम क्या करेगा? ऑक्सीजन को वहां से निकालेगा। रिडक्शन का तो काम ही है कि ऑक्सीजन को वहां से निकालना है। तो ये कार्बन है, ये किसके साथ ऐड होगा? ऑक्सीजन के साथ। अब जो ये जिंक है, जिंक तो अकेला होगा, यहां से तो ऑक्सीजन निकल गई, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन जो ये कार्बन है, ये तो अकेला था, इसके साथ क्या हुआ? कि ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड लें, MnO2 प्लस 4HCl, MnO2, यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? H। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन निकल के किसके साथ ऐड होगी? H के साथ। यहां से ऑक्सीजन निकली है तो इसका क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? क्लोरीन, इसमें लिखा क्लोरीन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक दूसरे प्रकार से भी होती है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं बात करता हूं, ये 11th का टॉपिक है HCl। क्या है? HCl। HCl है ना सर, यहां पे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है -1। हाइड्रोजन कितनी होती है? +1, और क्लोरीन क्या आती है? -1। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, लेकिन जो ये Cl है, जो क्लोरीन है Cl2, इसके ऊपर भी 0 है, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना था? यहां पर कितना है? -1 है इसकी, लेकिन इसकी निकालेंगे तो 0 आएगी। कितनी आएगी? 0। अकेले अकेले की निकालेंगे तो इसकी -1 है, अकेले की तो -1 ही होगी। टोटल कंपाउंड की तो 0 है उसके ऊपर चार्ज, लेकिन खाली क्लोरीन की निकालेंगे तो कितनी है? -1 है। और यहां क्लोरीन की निकालें तो कितनी है? 0। कितनी है? 0 है। तो -1 ज्यादा होता है कि 0 ज्यादा होती है? 0 ज्यादा होती है -1 से, होती है ना। यानी कि इसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ ना, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसने इसको ऑक्सीडेशन लिखा है। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके क्या हुआ है? उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, जो उसकी वैलेंसी यहाँ पर -1 था और यहाँ पर होगा 0, तो -1 से ज्यादा ही होता है 0। ठीक है, इसलिए वहां पर उसने ऑक्सीडेशन लिखा है।
चलो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी फिर बाद में।